मध्य प्रदेश पीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 में जो भी अभ्यर्थी शामिल होना चाहते हैं उन अभ्यर्थियों को अभी से इस परीक्षा के लिए गंभीरता लानी पड़ेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2022 में मध्य प्रदेश पीएससी के द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, जैसे कि अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा है या सहायक प्रबंधक स्वास्थ्य सेवा है, या इसी प्रकार से एक एग्ज़ाम अभी 18 दिसंबर को हुई है, एडीपीओ है। इन सभी परीक्षाओं में यदि आप क्वेश्चंस का लेवल देखें, पूछने का तरीका देखें, तो आप उसमें पाएंगे कि अब चीज़ें पहले से काफ़ी बदल गई हैं और हमें अपनी रणनीति को बदलना पड़ेगा। जो आप पढ़ रहे हैं वो तो आपको पढ़ना ही है, और इसके अलावा भी आपको जो आप पढ़ रहे हैं उसका थोड़ा विस्तार करना पड़ेगा आपको। जैसे मैं आपको आज मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करूंगा जिनसे प्रश्न आने ही आने हैं, और ये बिल्कुल डिसाइडेड भी है, और इसके लिए आपने अभी तक क्या रणनीति अपनाई है या आपकी क्या योजना है उसको भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि आज से ही मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है। अब मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि 15वीं विधानसभा का किस क्रम का सत्र था, इसके पहले जो बजट सत्र हुआ वो बजट सत्र कब से कब तक चला, उसका क्रम क्या था, तो आप पाएंगे कि ये सारी जो चीज़ें हैं, इस तरह से पूछने के तरीके हैं या इसके अंदर और भी जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी उनको आप किस तरह से पढ़ते हैं या उनके आपके पास क्या स्रोत हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे अभी बड़ा धूमधाम से मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चल रहा है, लेकिन इसके बारे में आपने शायद पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो अभियान चल रहा है, ये अभियान कब से शुरू हुआ, कब तक चलेगा, इस अभियान का उद्देश्य क्या है, इस अभियान में कितने विभागों को शामिल किया गया है और उन विभागों की कितनी योजनाएं हैं जो इस अभियान का हिस्सा हैं, तो आपको ये चीज़ जो है जब आप पढ़ेंगे तब आप जान पाएंगे। इसी प्रकार से एक टॉपिक पेशा एक्ट का है जो काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि आपने देखा होगा ये चुनावी वर्ष है अगला, और इसलिए सरकार जो है जनजातीय विकास को लेकर के काफ़ी गंभीर है, और उसके लिए काफ़ी सारे हमारे जो प्रदेश सरकार है उसने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण पहल की है। उसी में एक है आपका पेशा एक्ट। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जितने भी जनजातीय व्यक्तित्व हैं हमारे मध्य प्रदेश के, वो भी काफ़ी चर्चा में रहे हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं कहूँ टंटिया मामा जी हैं, वो हैं, एक भीमा नायक हैं, या रानी दुर्गावती हैं, या रानी कमलापति हैं, या शंकर शाह हैं, या इसी प्रकार से आपने देखा होगा उनके जो पुत्र हैं वो हैं। तो जितने भी जनजातीय व्यक्तित्व हैं, क्योंकि मैं इसलिए भी ये बोल रहा हूँ कि इनको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो आपका सिलेबस है पीएससी का, उसका जो यूनिट 1 है उसका अंतिम टॉपिक आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से जनजातीय व्यक्तित्व। तो आपको इन डेप्थ इनको पढ़ना होगा। जैसे कि अभी एडीपीओ में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रानी दुर्गावती थी, जो चौरागढ़ पर आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण में जो लूट हुई थी, उस लूट का वर्णन किसने किया है, किस ग्रंथ में किया गया है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये आपको सामान्य जो आप किताब में पढ़ते हैं, जो कॉमन कंटेंट है, उसमें आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। इसके बाद आते हैं हम कि हमारे जो मध्य प्रदेश है उसमें आप देखेंगे कई अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं होने वाली हैं। जैसे कि अभी मैं कहूँ कि प्रवासी जो भारतीय सम्मेलन है वो हमारे इंदौर शहर में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। एक बड़ी इवेंट है ये, है ना।
तो इससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन हैं, उन पर आपको बहुत ज़्यादा एक पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। आपको ये भी मालूम होगा कि भारत सरकार जो है G20 को होस्ट कर रही है, उसकी भी कुछ बैठकें हमारे मध्य प्रदेश में होने वाली हैं। तो किन शहरों में होंगी वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपने देखा होगा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर का खेल इवेंट हमारा मध्य प्रदेश पहली बार इसको मेज़बानी करेगा, इस खेलकूद प्रतियोगिता की। और ये जो खेलकूद प्रतियोगिता है, आप जानते हैं कि जो यूथ गेम्स हैं, है ना, वो हमारा प्रदेश सरकार में, हमारे मध्य प्रदेश में आयोजन होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किन शहरों में होने जा रही है प्रतियोगिता, इसके लिए हमारी प्रदेश सरकार ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो वो भी एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक फिल्म समारोह भी हुआ है, तो उसके बारे में भी आपको जानना है। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, है ना, ये भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना है। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि जो रणजी ट्रॉफी है खेलकूद प्रतियोगिता में, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है राष्ट्रीय स्तर की। और आपको मालूम होगा कि हमारे प्रदेश सरकार ने, हमारे जो मध्य प्रदेश है उसके खिलाड़ियों ने इसमें बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है और रणजी ट्रॉफी को पहली बार जीता है। तो रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित जितने भी फैक्ट है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो डेवलपमेंट रिलेटेड बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल के रिकॉर्ड्स बनाते हैं, उसमें एक टनल बनाई गई है, रीवा सीधी सुरंग है। आपको पता होगा इसके बारे में। अभी हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं केंद्रीय, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो इसके बारे में भी आप जानें और ये समझें कि ये जो आपकी महत्वपूर्ण परियोजना है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके अंदर क्या फैक्ट्स हो सकते हैं, क्या इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सब आपको जानना है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण या हम कहें कि महत्वाकांक्षी एक योजना चल रही है, महाकाल परियोजना है, महाकाल प्रोजेक्ट। आपने देखा है कि हमारी प्रदेश सरकार है, इस योजना को काफ़ी गंभीरता से ले रही है। और इसके अंदर हमारा जो ज्योतिर्लिंग है, आप जानते हैं मध्य प्रदेश में 2 जगह सिर्फ ज्योतिर्लिंग है, एक उज्जैन में है और दूसरा जो है वो ओंकारेश्वर में है। तो इसको जो है डेवलप किया जा रहा है। तो इस परियोजना से भी आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से आपको मालूम होगा कि केन बेतवा लिंक जो परियोजना है, उसमें एक ट्राईपार्टिएट जो है एग्रीमेंट हुआ है। उसमें मध्य प्रदेश सरकार है, गुजरात सरकार है और हमारी जो यूपी गवर्नमेंट है। तो ये तीनों सरकारों के बीच जो एक काफ़ी समय से लंबित योजना था, तो ये राष्ट्रीय महत्व की योजना है। इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात और आपको जोड़ना चाहता हूँ कि जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारी भारत सरकार का उद्देश्य है, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने इस दिशा में, यानी नीति आयोग की तरह जो एक इंस्टीट्यूशन है, उसको एस्टेब्लिश किया है। ऐसा और भी प्रदेशों ने किया है। तो हमारा प्रदेश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है, इससे भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना होगा कि मध्य प्रदेश राज्य योजना एवं जो नीति आयोग है, उसकी जितनी भी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं ऑफिशियली, आपको उन्हें पढ़ना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो ADPO की एग्ज़ाम हुई है, उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण आयोग बनाया गया है, जिसे हम मध्य प्रदेश राज्य सांख्यिकी आयोग कहते हैं। उसके लिए एक समिति गठित की गई थी। फिर ये सांख्यिकी जो आयोग है वो एक मूर्त रूप ले सका।
तो इन सभी घटनाओं को आप सिलसिलेवार तरीके से अच्छी तरह से पढ़ें और जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड हैं उसमें मध्य प्रदेश को जो पुरस्कार मिले हैं, जैसे अभी आपको मालूम होगा राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार में मध्य प्रदेश के जो नामचीन हस्तियां हैं उनको भी ये पुरस्कार दिए गए हैं। इसी प्रकार से नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल जो 2022 हुआ है उसमें हमारे प्रदेश की एक बच्ची ने उसमें टॉप किया है, फर्स्ट रैंक हासिल किया है। इसी प्रकार से जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हैं उसमें भी हमारे प्रदेश सरकार की बच्चे को पुरस्कार मिला है। कुल मिला के मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है अगर मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं वो चाहे किसी भी टॉपिक से हों, चाहे वो स्पोर्ट्स से हों, चाहे वो डेवलपमेंट रिलेटेड हों, चाहे वो कोई स्कीम्स हों, अभियान हों, या इसी प्रकार से कोई इंटरनेशनल लेवल का आयोजन हमारे प्रदेश में हो रहा है, नेशनल लेवल का हो रहा है, या हमारी जो प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लिए हैं, उन सब पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना पड़ेगा और उसको थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा आपको कंटेंट को। और जो इधर उधर आपका कंटेंट बिखरा हुआ है उसको अगर आप डे बाय डे अभी से आप तैयार करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ेंगे, तो आप ये निश्चित मानिए पिछली बार आपको मालूम होगा कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस में 39 क्वेश्चंस केवल एमपी से पूछे गए थे। अगर हम इसमें ये देखें कि मध्य प्रदेश जो करंट अफेयर्स है उसमें कितना पार्ट था इन 39 में, तो आप पाएंगे कि करीब 8 से 9 क्वेश्चंस उसमें रहेंगे आपके, है ना। एक क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन 4 से 5 प्रश्न ज़रूर ऐसे होते हैं जो किसी से नहीं बनते हैं, और वो उन्हीं से बनते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करते हैं, उनको रेगुलर फॉलो करते हैं, या जो एक प्रकार के डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, गज़ट पढ़ते हैं। और आपको इन सभी स्रोतों से ही पढ़ना चाहिए, मेरी तो आपको ये सलाह है, क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर हैं ये कुछ भी लिख देते हैं। अभी देखिए एक न्यूज़पेपर ने ये लिख दिया कि मध्य प्रदेश को जो है एक कोई सरकार का अभी एक रिपोर्ट जारी हुआ नहीं है अभी, उसमें कह दिया कि उन्हें प्रथम स्थान आ गया है, शिवपुरी को नगर निगम बनाया गया है, लेकिन ऐसा धरातल पर कुछ भी नहीं होता है। इसलिए आप न्यूज़पेपर की जो ऑथेंटिसिटी है, ख़ास तौर से हमारे जो प्रदेश से पब्लिश होते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत कम है ना। और आप देखेंगे कि 10 तरह के जो न्यूज़पेपर हैं वो अलग अलग चीज़ें लिख रहे हैं। अब रीवा सीधी सुरंग का ये उदाहरण देख लीजिएगा, उसकी जो लंबाई है वो सभी पेपर्स में अलग अलग लिखी हुई है, लेकिन ऑफिशियल साइट पे आप जाएंगे तो उस पर जो है वो ऑथेंटिक है। तो यहाँ पे चूँकि आपकी जो एग्ज़ाम है ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में हमें इन सब बातों को ध्यान रखना होगा। अंत में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप MPPSC प्रीलिम्स 2022 क्रैक करना चाहते हैं तो हमने जो सभी आपकी 10 यूनिट है और 10 यूनिट के एक एक टॉपिक पर हमने बहुत वर्कआउट किया है। मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे सपोज दैट कि आपका जो GS है, प्रथम प्रश्न पत्र है, उसका जो यूनिट 1 है, उस यूनिट 1 में पहला ही टॉपिक दिया गया है मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे लिखा है घटनाएं। घटनाएं किसी कालखंड में ही घटित होंगी, तो आपको क्या चाहिए कि आप प्रागैतिहासिक काल से लेकर के राज्य पुनर्गठन मध्य प्रदेश के बाद की जितनी भी घटनाएं हैं यानी 2022 तक, केवल उनका डेट और ईयर लिखिएगा और उसके सामने जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो लिख लीजिएगा। से फॉर एग्जाम्पल कि मान लेते हैं कोई खनिज नीति आई तो उसका कोई वर्ष होगा, कोई हमारे प्रदेश की महिला नीति आई उसका भी कोई वर्ष होगा। इसी प्रकार से कोई स्कीम लॉन्च हुई, फ्लेक्सिक स्कीम है, हमारे प्रदेश की कोई जो एक महत्वपूर्ण योजना है वो कभी ना कभी शुरू हुई होगी, तो इन सब को अगर आप पूरा डेट और ईयर
350 400 फैक्ट याद कर लेते हैं, तो आप पेपर उठा के देखिएगा पिछले वर्षों के, तो आपको आराम से 2 से 3 प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स का भी इवेंट आ गया, डेट्स आ गया, ईयर आ गया, और आपके हिस्टोरिकल जो इवेंट हुए हैं वो आ गए। राज्य पुनर्गठन के बाद की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसी नीतियां हैं या और भी इसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वो सब आ जाते हैं, है ना। अब जैसे मध्य प्रदेश जैविक नीति कब घोषित की गई, तो ये सब आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि आप एक साइंटिफिक तरीके से पढ़िएगा, और हमारा जो है, हम 1 जनवरी के बाद ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, और आप उसमें ये पाएंगे कि जिस तरह से अभी आपकी क्लासेस या कोचिंग्स चल रही हैं, या जिस तरह का मार्केट में कंटेंट है, वो कंटेंट बहुत एक प्रकार से कहना चाहिए कि नाकाफ़ी है, इनसफिशिएंट है, क्योंकि वो अपडेट नहीं हो रहा है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं लिखा गया है। अब आप कोई भी नोट्स उठा के देखिएगा, उन्होंने ये लिखा है महत्वपूर्ण घटना है, बस आप इसी से समझ जाएंगे। फिर दूसरी बात आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अब चूँकि टेक्नोलॉजी का एज है, तो आपको इस बात को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो भी स्टडी मटेरियल हो वो डायनामिक हो। देखो, मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि आप मध्य प्रदेश पर्यावरण पढ़ रहे हैं, या मध्य प्रदेश में आप भूगोल पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं। मैं नर्मदा नदी का ही उदाहरण ले लेता हूँ। तो नर्मदा नदी में आपके पास जो भी कंटेंट है उसको क्रॉस चेक करिए, है ना, उसको पुनर्परीक्षण करिए, और मैं जो बातें कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। उस नोट्स में ये देखिए, क्या नर्मदा रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, उसमें शामिल डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल का उसमें क्या कंटेंट कवर किया गया है, नंबर 1। NBA नर्मदा बचाओ आंदोलन कवर किया गया है, नंबर 3। NCT नर्मदा कंट्रोल जो अथॉरिटी है, सॉरी NCA, क्या वो उसमें लिखा हुआ है। इसी प्रकार से नर्मदा नदी पर, जो कि आप डाउन टू अर्थ एक मैगज़ीन है, उसका अपना पूरा सर्वेक्षण है पॉल्यूशन के ऊपर, तो आपको ये मालूम होगा कि जो नर्मदा नदी जहाँ से गुजरती है उसके किनारे कुछ आपके कोल फील्ड्स भी हैं, तो वो कोल फील्ड से कहाँ कहाँ पॉल्यूशन होता है, ताप्ती नदी के संदर्भ में भी यही है। फिर इसके बाद नर्मदा सेवा यात्रा है, नर्मदा परिक्रमा है, फिर नर्मदा के सहारे सहारे आपने को मालूम होगा नर्मदा एक्सप्रेस भी डेवलप किया जा रहा है ना। और जितने भी मध्य प्रदेश के नज़दीक जो आपके टूरिस्ट प्लेस हैं, जैसे कि अगर मैं हनुमंतिया टापू का लूँ, वहाँ जल महोत्सव का आयोजन किया गया है। आपको ये पता नहीं होगा कि पहला जल महोत्सव कब हुआ था और अभी जो हुआ है वो कौन सा था। मेरा मैसेज आपको बहुत क्लियर है कि आप अगर कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़िएगा, और अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो निश्चित है कि आप दूसरे लोगों से काफ़ी लीड ले लेंगे, आप उनसे काफ़ी आगे निकल जाएंगे। और एक चीज़ और है, आपको ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में याद नहीं करना पड़ता है। ये जो लोग याद करते हैं ना, एक गलत चीज़ है। देखो, मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। जैसे आपने गाय देखी है, वो गाय अगर आपके सामने कोई दूसरी गाय आ जाए तो आप कहोगे कि यह गाय है, आप ये तो कहोगे नहीं गधा है। बहुत क्लियर है ना। आपको केवल और केवल, चूँकि ये फैक्चुअल एग्ज़ाम है, ये UPSC प्रीलिम्स नहीं है, अगर आपने 2-3 बार भी किसी चीज़ को पढ़ा है और वो विकल्प आपके सामने आ जाएंगे तो आप उनमें से पहचान लेंगे। कुछ प्रश्नों को छोड़ दीजिएगा, तो अगर आप देखेंगे 100 में करीब 80 प्रश्न ऐसे रहते हैं जिसमें केवल विकल्प में आपको उत्तर को पहचानना रहता है। वहाँ आपसे बिना देखे थोड़ी लिखना है मेंस की तरह आपको, बस उसमें होना यही चाहिए कि 2-3 बार आपको पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपका कन्फ्यूज़न नहीं हो वहाँ पे। उसको रटना नहीं है। लोग ये गलत करते हैं रटने की स्थिति, क्योंकि आप इतना सारा रट ही नहीं सकते। क्लियर?
अब हम आपको एक बात और बता रहे हैं कि हमारा जो 1 से लेके 10 यूनिट तक का जो जितना भी आपका सिलेबस है, आप पाएंगे उसके अंदर कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो कहीं पर अवेलेबल नहीं है या किसी ने उसको लिखा ही नहीं है। पूरा एक शेड्यूल आपको हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ में 2022 में 2021 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने या व्यापम ने जो भी परीक्षाएं ली हैं उन सब के प्रश्न पत्रों के उत्तर हमारे नोट्स के अंदर शामिल होंगे, और शामिल ही नहीं होंगे, उससे रिलेटेड जो भी और फैक्ट्स हैं आसपास के वो भी सब हम उसमें डाल देंगे। तो इससे ये फ़ायदा होगा। अब देखो इसका इन सब का करने का मतलब क्या है, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप मध्य प्रदेश राज्य योजना एवं नीति आयोग का पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ सकें, या पेशा एक्ट का जो गजट है, राजपत्र है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो जारी किया गया है, उसमें से स्कैन करना, उसको अंडरलाइन करना, ये बहुत मुश्किल काम है ना। फिर आपको ये भी नहीं पता है ना इसमें से कौन सा क्वेश्चन बनेगा। इसी प्रकार से जो मध्य प्रदेश का इतिहास है उसको भी बहुत अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है, उसमें भी बहुत संभावना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे वो प्रश्न बनते क्यों नहीं हैं, इसलिए नहीं बनते हैं कि आपकी वहाँ तक पहुँच ही नहीं है। आप जिन चीज़ों से पढ़ रहे हैं उनकी अपनी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को आप पेपर जब उठा के ढूंढेंगे उन प्रश्नों को तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक से पढ़िए, थोड़ा अपना एप्टीट्यूड डेवलप कीजिए और प्रोग्रेसिव अपने माइंड को थोड़ा सा प्रोग्रेसिव बनाइए, फ्लेक्सिबल बनाइए, ओपन करिए उसको थोड़ा, है ना। अभी आपका दिमाग बहुत बंद है। से फॉर एग्जाम्पल कि राज्य व्यवस्था या संविधान की एक किताब आती है, अब हम उसका चूँकि नाम नहीं लेंगे, बहुत पॉपुलर किताब है, आप समझ गए, उसको लोग पूरा रट लेते हैं। अच्छी बात है, रट लिया। अब क्वेश्चन पेपर उठा के देखो तो क्या उसमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं 18 से 20, क्या वो प्रश्न उसमें उत्तर मिल रहे हैं आपको? तो आपको हर चीज़ को इस प्रकार से देखना है कि जहाँ से ज़्यादा पूछा जा रहा है, हम अगर उन स्रोतों को नहीं पहुँचेंगे उन तक, तो आप खुद सोचिए कि आप कैसे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अभी आपने देखा कितना कट ऑफ गया है, और अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि 150 वैकेंसीज आ रही है 2022 में। नोटिफिकेशन अभी आ जाएगा 25-26 दिसंबर को। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि आपकी अपनी एक कार्य योजना होना चाहिए, आपका एक एक्शन प्लान अभी से डिसाइड होना चाहिए कि मेरे को क्या करना है आगे। इसके साथ में एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको, कंटेंट के अलावा जो मैंने बताया है, मैंने क्लास के बारे में बताया है, इसके अलावा हमने 15,000 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक बनाया है, वो भी हमारे एप्लीकेशन विजिल IAS पर अवेलेबल होगा। ये सारी जो क्लासेस हैं, कंटेंट है, ये विजिल IAS ऐप पर आपको मिलेंगे। इसके अलावा आप हमें अगर जानना चाहते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है विजिल IAS इंदौर। यूट्यूब चैनल हमारा है विजिल IAS इंदौर। ADPO का आप देखिए, मैंने उसका क्वेश्चन का पूरा PDF भी डाला है, उसका एक वीडियो भी डिस्कस किया है आपके साथ, है ना। उसमें मैंने पूरा ध्यान रखा है ऑथेंटिसिटी का, प्रमाणिकता का। ऐसा हम थोड़ा सा जल्दबाजी में वीडियो नहीं बनाते, हमारी कोशिश ये रहती है। पर देखिए ह्यूमन एरर हो सकती है, हम भी मानव हैं, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि जल्दबाजी की जगह आप थोड़ा समय लें, समय लेकर के उसको आप बनाएं ताकि स्टूडेंट्स उसको मिला कर के अपनी आगे की योजना बना सकें। अगर आपने सही आंसर की ही नहीं निकाली, क्योंकि आप जानते नेक टू नेक फाइट रहता है। अब किसी ने मान लो एक क्वेश्चन गलत डाल दिया, अब किसी का वो गलत आंसर हो जाए और उसी एक क्वेश्चन से वो पास हो रहा हो, मान लेते हैं, या क्वालिफाई हो रहा हो, तो वो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसलिए
आंसर की जारी करने में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। इसमें बहुत जल्दी, अभी चूँकि सोशल मीडिया में लोग चाहते हैं कि हमको अच्छी रेटिंग्स मिल जाए, हमें अच्छी लाइक्स कमेंट्स मिल जाएं, तो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। तो बहुत जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए और उसको थोड़ा सा अपनी, क्योंकि जब मॉडल आंसर की आएगी या फाइनल आंसर की आएगी तब तो बच्चों को याद रहेगा ना कि इसका आंसर इन्होंने ये बताया था, इसका आंसर इन्होंने ये बताया था, तब भी आपकी ऑथेंटिसिटी चेक होगी। इसलिए आप विश्वास जो आपका है लोगों पर, उसको कायम रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।